तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जा रहे हैं पूरा बैकअप दे देने, क्योंकि ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। तो एक बार सोच रहे हैं कि 15 से 20 मिनट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी हम वक्त देते हैं, ताकि आपको कभी ऐसे आप कॉपी पढ़िएगा तो बहुत समय लगेगा एक एक पेज देखने में कौन सा टॉपिक क्या है। इसको हम 15 से 20 मिनट में पूरा इलेक्ट्रिसिटी आज आपको हम वक्त दे रहा हूँ, मतलब कि एक बार रिवीजन दे देता हूँ, आप उसको सुन लें। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम चार्ज के बारे में स्टडी किए थे, और चार्ज के बारे में सब कोई जानता है, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का संख्या एक्सेस होने का कहलाता है चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका एसआई यूनिट कूलम होता है, इसका सीजीएस यूनिट जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं स्ट्रेट कूलम होता है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एब्सोल्यूट कूलम होता है। एक एब्सोल्यूट कूलम जो होता है 10 कूलम के इक्वल होता है, और 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻9 स्ट्रेट कूलम। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है फैराडे होता है, और 1 फैराडे जो होता है 96,500 कूलम के इक्वल होता है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज हमने बताया था 80 होता है। और एक पॉइंट और बताया था कि चार्ज इज ऑफ कंजर्वेशन लॉ, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ को पालन करता है। और कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसके बाद में बोला था कि चार्ज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी होता है, और क्वांटाइज्ड का मतलब होता है चार्ज नेवर फ्रैक्शनल, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज का वैल्यू होता है बाबू हम बताए थे प्लस माइनस n × इलेक्ट्रॉन होता है, वेयर n इज इंटीजर नंबर्स, यानी किसी भी बॉडी पे चार्ज कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। जब भी किसी बॉडी पे चार्ज होता है होल नंबर के टर्म्स में होता है, इसीलिए बोला गया है कि चार्ज कैसा क्वांटिटी बाबू क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इसके बाद हम चार्ज के बारे में बोला था कि चार्ज इज ऑफ कंजर्वेशन लॉ, ये तो बहुत तुरंत भी बोला था। इसके बाद एक पॉइंट बोला था बाबू कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन मोशन भी दो प्रकार का होता है, एक को यूनिफॉर्म कहा जाता है, एक को नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है। यूनिफॉर्म मोशन में चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नॉन यूनिफॉर्म में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ रेडिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। एक प्रॉपर्टी और में बताया था कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट मतलब चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, चार्ज का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी पे डिपेंड्स नहीं करता है। इसके बाद भी कुछ पॉइंट में बताया था, जैसे कि चार्ज कैन बी अट्रैक्ट बाय लाइटर बॉडी, चार्ज हल्के बॉडी को अपने तरफ क्या कर लेते हैं अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये भी बोला था कि अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड अदर इज कॉल्ड नेगेटिव्स। इसके बाद हम गए थे बाबू इस टॉपिक के बाद डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी ऑफ चार्ज 3 प्रकार के होता है, एक को कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, Q/A होता है। एक को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको Q/एरिया कहते हैं। एक को कहते हैं क्यूबिक चार्ज डेंसिटी जिसे Q/वॉल्यूम कहते हैं, हाँ बाबू। और सबको जानता है कि चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, लेंथ का L होता है, तो इस सारा का डायमेंशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। इसको बताना ज्यादा हम इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा हूँ। इसके बाद हम आए थे वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, और उसके बाद में बोला था देयर आर 3 वे ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। फ्रिक्शन में रॉबिंग होता है, कंडक्शन में सटा के चार्ज किया जाता है, इंडक्शन में विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट ए न्यूट्रल बॉडी एक्वायर्ड फ्रॉम अमाउंट ऑफ चार्ज बाय द हेल्प ऑफ ए चार्ज बॉडी। ये सारा चीज डिफिनेशन आप लोग देख लेंगे, है ना। तो देयर आर 3 वे ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। उसके बाद में बहुत सारा चीज बताता है, जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रॉबिट करेंगे तो ग्लास एक्वायर्स पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स नेगेटिव। ये सब 4 टॉपिक मैं बनाया हूँ, आप लोग देख लेंगे। या एक वीडियो भी मैं डाला हूँ ऑब्जेक्टिव का, IIT पाठशाला के नाम से चैनल है, आप लोग जाके देखेंगे उसको। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं बाबू इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ, हाँ। इसके बाद कूलम्स लॉ भी पढ़े थे। तो कूलम्स साहब ने जो बात कहा है हमको तो बहुत जल्द रिवीजन देना है, इसलिए हम जल्दी फास्ट पढ़ रहा हूँ। यदि आप चाहते हो कि स्लो रिवीजन दो तो आके मेरा क्लास ज्वाइन करें, अच्छा से रिवीजन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बाबू कूलम साहब ने क्या बोला है कि दो चार्ज है, एक का मैग्नीट्यूड Q1 है, एक का मैग्नीट्यूड अनदर का मैग्नीट्यूड Q2 हो, और दोनों के बीच सेपरेशन R हो, तो दोनों चार्ज के बीच एक फोर्स काम करेगा। वो K होगा Q1 × Q2 अपॉन R² होगा, जहाँ K का जो वैल्यू होगा बाबू 1/4πε0 इनटू एप्सिलॉन R होता है। मैथमेटिकली इसका वैल्यू होता है 9/10⁹ फॉर एयर। ये जो वैल्यू होता है एयर में होता है, क्योंकि बाबू याद रखेंगे एक बात कि एयर में रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू जो होता है बाबू वो 1 होता है, ये आप रिमेंबर रखेंगे। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट होता है फॉर ऑल मीडियम, और ये होता है 8.854 × 10⁻²। कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है, और कभी-कभी इसका ऐसा यूनिट भी पूछ दिया जाता है। इसका ऐसा यूनिट भी हम बताए हैं, शायद कूलम फॉर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, यही होगा। आप लोग देख लेंगे, यदि हमसे कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसे आप लोग माफ कीजिएगा, क्योंकि हम कोई कॉपी देख के नहीं आया हूँ। एक बार मैं सोचा रिवीजन तो कहीं हो सकता है, इधर उधर हो सकता है ना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं बारे में बताया था बाबू कि
एक चार्ज से घिरे हुए एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड तभी कहेंगे जब उसके इफेक्ट को हम महसूस कर सके, फील कर सके। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हम बताए थे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज बताए थे, एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स अप्लाइड करता है वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पे एरो का निशान इंडिकेट कर रहा है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट या तो न्यूटन पर कूलम होगा या तो वोल्ट पर मीटर होगा। यदि डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 होता है, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ml a इनवर्स t-3 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये भी मालूम होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, हाँ, यानी q चार्ज के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट p जो कि डिस्टेंस r पे है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r स्क्वायर। इसके बाद हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन एट जनरल पोजीशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसके बारे में भी हम बताए थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब जिसके पास दो गो चार्ज हो, एक तरफ प्लस की एक तरफ माइनस की, और इनके बीच का सेपरेशन जो होना चाहिए 2l होनी चाहिए। तो डाइपोल का मतलब होता है दो गो पोल, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और बीच का सेपरेशन 2l होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है प्लस माइनस q गुणे 2l होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको बाबू इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कवर करने वाले का नाम था डीवे, और डीवे साहब ने एक रिलेशन भी दिया बहुत अच्छा खासा, 1 डीवे = 1/3 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर, और कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलोंग फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज से किधर होता है बाबू, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब हम आए थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में। यदि आपको मेरा वीडियो फास्ट लगे तो उसको एक बार दो बार देखने का प्रयास करिएगा, सारा चीज एक बार में रिवीजन हो जाएगा। आप जितना देर में कॉपी उठाइएगा उतना से अच्छा होगा। आप वीडियो सोते देख लीजिएगा, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव खासकर मैं ये खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए ही रिवीजन मार रहा हूँ ताकि आपका ऑब्जेक्टिव बेटर हो जाए, है ना। इसके बाद हम देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ऑन पोजीशन, उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक में देखा था बाबू एट जनरल पोजीशन, है ना। तो वो हम क्या देखे थे थोड़ा सा देख लीजिएगा बाबू यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है बाबू एक डाइपोल के द्वारा इन वन पोजीशन पे, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है k × 2p/r³। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन वन पोजीशन पे होता है क्या होता है बाबू, k × 2p/r³। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉडसाइड पोजीशन भी उसे कहा जाता है वो होता है k × p/r³। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट या एनी पॉइंट वो होता है k × p/r³ √1 + cos²θ। और एक बात ये याद रखना है कि कभी-कभी ये भी पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन में क्या रिलेशन होता है बाय एंड डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। याद रखना, यदि डाइपोल पूछे तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मोनो पॉइंट चार्ज पूछे बाबू तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। याद रखेंगे ये दोनों रिलेशन। यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और r में रिलेशन पूछा जा रहा है बाय डाइपोल तो मैं ये ऑप्शन चूज करके आऊंगा, लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ये पॉइंट चार्ज पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ये पॉइंट चार्ज और r में क्या रिलेशन होता था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r कहेंगे। इसके बाद हम भागे थे बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में मैंने बताया था बाबू एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है उस वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। V = W/Q0 हम बताया था इसका फार्मूला। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको याद रखना होगा। इसका भी सीजीएस यूनिट जो होता है स्टेट वोल्ट होता है, और एसआई यूनिट इसका वोल्ट होता है। एसआई यूनिट इसका क्या होता है बाबू, वोल्ट, और सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है बाबू, स्टेट वोल्ट। और 1 वोल्ट = 300 स्टेट वोल्ट रिलेशन हम बताए थे। यदि आप चाहें इसका डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान है। वर्क का डायमेंशन होता है ml²t-2, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, बाकी काम आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था बाबू कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन वन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, जनरल पोजीशन। इन वन पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आया था बाबू वो आया था k × p/r²। ब्रॉड साइड पे जो ये इंड पे आया था, प्रूव किए हैं, कॉपी में आप उठा के देख सकते हैं बाबू। जो ब्रॉड साइड पे पोजीशन आया था वो 0 आया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है बाय डाइपोल ब्रॉड साइड पोजीशन पे क्या होता है बाबू, 0 होता है। और जो एनी पोजीशन पे होता है kp cos⁡θ/r² होता है ना। तो ये पोटेंशियल के बारे में हम बताया था। वीडियो को पॉज करें। तो एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे बाबू इलेक्ट्रिक टॉर्क, और इलेक्ट्रिक टॉर्क जो होता है बाबू P×E होता है, ये रिमेंबर रखना होगा, या P sin⁡θ होता है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एरो का निशान देख के लगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना।
और बाकी इसका ऐसा यूनिट जो होता है बाबू या तो न्यूटन मीटर होता है या तो जूल भी होता है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं न्यूटन मीटर या जूल। और देख रहे हैं बाबू कि जूल है, जूल का मतलब तो आपको क्लियर हो गया कि वर्क का यूनिट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू ml² - 2। जब कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता है थीटा एंगल पे तो जो वर्क करता है बाबू उस वर्क को वैल्यू होता है -PE cos थीटा। अब ये चीज हम बताए थे कि फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा ले लीजिएगा 0 डिग्री, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा ले लीजिएगा 180 डिग्री। तो ये भी चीज हम बताए थे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बताए थे। जब कोई भी डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करेगा थीटा एंगल पे तो जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो क्या वैल्यू होगा -PE cos थीटा। ये आप प्रूव किए होंगे, आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा। ज्यादा इससे अधिक डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। इसके बाद हम आते हैं बाबू सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था याद है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी तो इंपॉर्टेंट अब ये है तब ना फ्लक्स में जाएंगे। चलते इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं बाबू। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाबू एक पाथ होता है along which a isolated positive charge particle move। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक ऐसा पाथ होता है बाबू, एक ऐसा रास्ता होता है जिससे होकर कौन मूव करता है? एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, है ना बाबू। और एक बात ये आपको याद रखना बाबू, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स सुनेंगे अच्छा से, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है बाबू कभी स्ट्रेट पाथ नहीं होता है, ये हमेशा क्या होता है बाबू? कर्व पाथ होता है। याद रखेंगे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होता है कर्व बनाएगा आउटवर्ड, है ना, और नेगेटिव जो होता है वो क्या करता है? इनवर्ड। यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सबको क्या कर देता है? इलिमिनेट कर देता है। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हमेशा क्या होता है बाबू? कर्व लाइन होता है। एक बार हम प्रॉपर्टी बताए थे बाबू कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है कर्व होता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है बाबू? कर्व। इस पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ये टेंजेंट डायरेक्शन देता है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां दो टेंजेंट्स मिलेगा और एक पॉइंट पे कभी दो टेंजेंट्स नहीं मिलता है। यही कारण होता है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। किसी भी इलेक्ट्रिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होता है किसी इलेक्ट्रिकल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद हमने बताया था बाबू कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे के जितने नियर होंगे, नजदीक होंगे, जितने क्लोज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतने स्ट्रॉन्ग बनेगा। मैं बताया था, बात भी सही है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो जितने एक दूसरे के क्लोज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा बाबू? मजबूत होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी इसका मैं बताया था बाबू कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी डाइपोल के द्वारा, डाइपोल का मतलब प्लस माइनस, प्लस से जाता है माइनस की तरफ क्या हो जाता है? समाप्त। प्लस से जाएगा माइनस की तरफ क्या हो जाएगा बाबू? समाप्त, है ना। ये फिगर मैं बोर्ड बनाया हूं, कॉपी में भी आप लोग देख लीजिएगा ना। पॉजिटिव से निकलता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नेगेटिव में आके क्या हो जाता है बाबू? हिट हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसके द्वारा हम बताया था बाबू? पाई डाइपोल के द्वारा। तो ये प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का। इसके बाद हम आते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हां, एक चीज और बताया था बाबू कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी किसी चार्ज कंडक्टर से एंट्री नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी किसी चार्ज कंडक्टर को छेद कर बाहर नहीं जा सकता है। हां, इसके बाद हम आते हैं बाबू इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम सुनने से ही लग रहा है बाबू कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है बाबू? सेम होता है। उसे ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और एक बात ये रखना है बाबू कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक पॉइंट साइज का नहीं हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेनर हो सकता है, एक सॉलिड हो सकता है, बट इट नेवर बी अ पॉइंट साइज। कभी ये पॉइंट साइज का नहीं हो सकता है। उसके बाद में बोला था इसके प्रॉपर्टीज में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, बिकॉज इट इज अ सिंगल वैल्यू। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिंगल वैल्यू होने के चलते, सिंगल ना वैल्यू है जी, हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम है तो सिंगल ना वैल्यू कहेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है सिंगल वैल्यू देने के चलते कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा प्लेनर होता है। किसी भी यूनिफॉर्म, क्या तुम बजा रही हो, क्या नाटक की हो बाबू? किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बाबू इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है हमेशा क्या होता है बाबू? प्लेनर होता है। इसके बाद हमने बताया था बाबू कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए लाइन चार्ज इज सिलिंड्रिकल। लाइन चार्ज के द्वारा बाबू जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या बना लेता है बाबू? सिलिंड्रिकल बना लेता है। ये चीज हम आप लोगों को बताए हैं, देख लीजिए। कोई भी लाइन चार्ज हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बना लेगा बाबू? सिलिंड्रिकल बना लेता है। ये चीज भी हम लिखवाया हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस में
एक शायद और पे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक डाइपोल के द्वारा भी निकाले थे। डाइपोल वही चीज, यही चीज प्लस से निकलेगा माइनस में जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारा इमेजिनरी कर्व बना लेता है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज किसका बाबू, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। और एक और सुंदर प्रॉपर्टी हम बताए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाबू कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी एक चार्ज पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है तो वर्क का वैल्यू 0 होता है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल अब किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पॉइंट ए से बी जाएगा कोई चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ वर्क का वैल्यू क्या होगा बाबू 0, को हम बताए थे वर्क का वैल्यू होता क्या है बाबू, Q इनटू पोटेंशियल एट द पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, तो वर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मेरे उठाना जाओ हाँ बाबू। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गए थे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने बताया था बाबू कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मली पास करने लगे किसी सरफेस से तो इस घटना को हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हेन एनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस, यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस से कैसा पास करना शुरू करते बाबू नॉर्मली, तो इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसका फॉर्मूला क्या हम बताया था बाबू, E डॉट ds बताए थे। इसके बाद मैं बोला था कि फ्लक्स जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए चार्ज कंडक्टर, कोई भी चार्ज कंडक्टर के ऊपर से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है तो फ्लक्स का वैल्यू क्या रहता है बाबू 0। फ्लक्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 को डिफाइन जो होता है मैथमेटिकली es cos थीटा होता है। तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और थीटा पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट आप अपने से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा निकाल दीजिएगा बाबू न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या वोल्ट के टर्म में लिखेंगे तो वोल्ट पर मीटर इसका हो गया, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर से मीटर गया वोल्ट मीटर हो गया। उसके बाद हम गए थे बाबू गॉस साहब। गॉस साहब ने क्या बोला है बाबू कि कोई भी चार्ज यदि क्लोज सिस्टम से बंद हो तो ये फ्लक्स देगा और फ्लक्स का जो वैल्यू होगा E डॉट ds वो इक्वल हो जाएगा बाबू Q इनसाइड बटा में का एप्सिलॉन नॉट। एक बात और सुंदर याद रखिए गॉस साहब से, सरफेस चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे सरफेस कैसा भी हो, यदि इसके अंदर चार्ज बंद है तो हमेशा फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा सभी सरफेस के द्वारा। तो फ्लक्स जो होगा अकॉर्डिंग टू गॉस वो किस शेप से गिरा हुआ है, चार्ज शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। जिस शेप से गिरा हुआ हो उस शेप से हमें मतलब नहीं रखना है, उस शेप के अंदर जितना भी चार्ज क्लोज है उस चार्ज को ऐड करके एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दे देंगे, निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद हम बाबू एप्लीकेशन ऑफ गॉस में देखे थे है ना। पहला तो हम लोग पढ़े थे डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम है ना, ये तो डेरिवेशन है। इसके बाद पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज। लॉन्ग लाइन चार्ज करने का मतलब क्या बाबू, एक लॉन्ग लाइन चार्ज है जिस पे प्लस चार्ज है बाबू, इसके द्वारा हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो r डिस्टेंस पे हो। इसका लेंथ यदि मान लिया जाए L है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो E इसका जो हम बताया था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये चीज हम बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज, आप कॉपी देखेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज वो वैल्यू आया था E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद हम पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सारा गॉस का एप्लीकेशन है, आप लोग देखेंगे कॉपी में पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको माइंड पे चढ़ जाएगा। अब इसी गॉस के बाद शायद हम लोग चल गए थे कैपेसिटर में है ना। तो कैपेसिटर का वीडियो हम नेक्स्ट, कैपेसिटर का मतलब रिवीजन नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड कर दूंगा। इसको आप लोग अच्छा से देख ले, कहीं दिक्कत हो कमेंट करें, बताएंगे। यदि कोई मिस्टेक हो गया होगा वो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत तेजी में ये चैप्टर खींचा हूँ तो हो सकता है कहीं कुछ पॉइंट स्किप हो गया होगा या चाहे कुछ गलत बोला गया होगा, तो इसके लिए आप हमसे कमेंट करेंगे, उसको सुधार दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। ओके बाय, गुड डे।